हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमें एक नई यूनिट की शुरुआत करनी है। हमारे सब्जेक्ट में जो हमारा सब्जेक्ट का जो सेकंड पार्ट है, हमें उसकी शुरुआत करनी है। दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब हमारा ये लास्ट पार्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और इस टॉपिक में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एक बहुत ही लिमिटेड पोर्शन आपके सिलेबस में है। मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो है इंट्रोडक्टरी थ्योरी, जिसमें आपको इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स बताए जाएंगे कि भाई क्या क्या होते हैं। जो आपकी बेस है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, वो सेट किया जाएगा। तो ज़्यादातर थियोरेटिकल बातें चलेगी, और लास्ट में बस एक प्रैक्टिकल चैप्टर है इसमें, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में, दैट इज कॉस्ट शीट। तो बस उतना ही एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इवन दो यस थ्योरी है, काफ़ी सारी थ्योरी है, 80-90% कह सकते हो कि थ्योरी ही चलेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, जो आप डिटेल में आगे जाके इंटर लेवल में पढ़ेंगे, उसका आपका बेस बन जाएगा। यहाँ पे आप जितनी भी बेसिक बातें समझ जाएंगे, बेसिक टर्म्स को समझ जाएंगे, उतना आपको आगे फ्यूचर में जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें मदद मिलेगी। और आप तो सीएमए कोर्स कर रहे हैं। सीएमए कोर्स का मतलब होता है कि आप एक कॉस्ट अकाउंटिंग के बड़े प्रोफेशनल होंगे। तो आपके लिए तो ये सारी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलो, तो आप हेडिंग डालो फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मेरे साथ साथ नोट्स लिखना, मैं आपको सारी नोटिंग करवाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा जो हमारे स्टडी मटेरियल में चैप्टर की हेडिंग्स है वो सब है, मैं उससे अलग चलूंगा। मैं जो पढ़ाता हूँ ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पोर्शन, मैं बस दो मेन भागों में पढ़ाता हूँ मेनली। एक होता है हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जो हमारा मेजर पोर्शन होता है, जिसमें हम सारी बातें, सारी इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। और लास्ट में मैं कॉस्ट शीट पढ़ाता हूँ। अब इतनी पोर्शन को आपके बुक में आप देखेंगे तो अलग अलग चैप्टर्स में तोड़ रखा है, लेकिन मैं एक कंटिन्यूस फ्लो में पढ़ाता हूँ। तो आप कृपया ये मत बोलिएगा कि सर आपका चैप्टर की नाम नहीं डाला या चैप्टर की हेडिंग आपकी मैच नहीं कर रही बुक से। कंटेंट पूरा वही है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है उसके अकॉर्डिंग है। बस मैं चैप्टर की हेडिंग वैसी नहीं डालता जैसा आपके स्टडी मटेरियल में डाली हुई है, ठीक है। तो सारे जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं मैं सब इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कराता हूं। तो इसलिए मैंने अपनी मेन हेडिंग ही डाल दी इंट्रोडक्शन। अब इसी में सारी बातें एक एक करके हम पढ़ते रहेंगे, वन बाय वन, ठीक है। तो आप भी अगर मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरे साथ लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए। नहीं तो आप बाद में अपने स्टडी मटेरियल में रेफर कर लेना टॉपिक वाइज, कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर में, आप अकॉर्डिंगली चैप्टर का जो भी हेडिंग आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलो, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट टॉपिक डालना है इसमें, फर्स्ट हेडिंग डालना, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। चलो, तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग that provides the management with information with respect to with respect to cost, to help them in decision making। ब्रैकेट में लिखना, सच एज फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट एरो, एज पर सीमा, CIMA, सीमा, लंदन, कॉस्ट अकाउंटिंग includes, first bullet point,
gathering of cost information relating to cost objects. Which is presented to management. Next bullet point, establishment of budgets, comma, standard costs and actual costs of operations, comma, processes, comma, activities and products, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज cost objects. And last bullet point, analysis of variances and profitability. चलो जी, ठीक है जी। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। हमने बोला ये एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देती है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। नाम ही आ रहा है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कुछ मैनेजमेंट को कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। तो क्या मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट की जानकारी इंपॉर्टेंट होती है? मैंने बोला मैं एक शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूं, मैं शूज बनाता हूं, मेरी एक फैक्ट्री है, कुछ भी बोल लो। तो क्या मैं अगर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हूं, क्या मेरे लिए कॉस्ट की जानकारी इंपॉर्टेंट है रिलेटिंग टू शू मेकिंग, कि मैं कितनी कॉस्ट की शूज बनाता हूं या मैं जो जूते चप्पल बनाता हूं उसकी क्या कॉस्ट आती है? मैंने बोला मैं ये पेन बनाता हूं, मैंने बोला मैं पेन बनाता हूं, मेरा बिजनेस है, मैं बल्क में ये पेन बना के बेचता हूं। तो क्या ये पेन मैं कितने रुपए का बना रहा हूं, इसको बनाने में क्या कॉस्ट आ रही है, क्या मेरे लिए जानना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। किसी भी बिजनेस के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, जो उनको मदद करती है बहुत सारी एनालिसिस करने में, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग लेने में। मैं सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग की बात करता हूं, सेलिंग प्राइस सेट करना। भाई मैंने ये पेन तो बना दिया, मेरे को ये पता है पेन मुझे मार्केट में बेचना है, लेकिन ये मैं कितने प्राइस का बेचूंगा, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये मुझे कैसे पता लगेगा? बात सुना रही है? हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से जाके, बहुत सारी चीजें, हर चीज की एक प्राइस होती है। आप मार्केट से, ग्रोसरी शॉप से, कहीं से भी आप कुछ दुकान से कोई सामान खरीदते हो, उस पर एमआरपी प्रिंटेड होती है, सेलिंग प्राइस फिक्स होती है। तो वो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करती है कंपनीज? उनको कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जो मिलती है बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको यूज करके वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है। इस तरह से और भी कई प्रकार के डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं, जिसके लिए उनको जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग, वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे हम लोग सीखते हैं कि कॉस्ट को कैसे निकालना है, उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है मैनेजमेंट को, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है। ठीक है, अच्छा, एज पर सीमा, सीमा का मतलब क्या है? CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, लंदन। तो जैसे कि हमारा इंडिया में बॉडी है भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यूएसए कनाडा वगैरह में जैसे CP है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स।
वैसे ही लंदन में सीमा एक इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोफेशनल बॉडी है वहां की। उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कॉस्ट अकाउंटिंग की जो पूरी दुनिया भर में फॉलो करी जाती है। तो सीमा का जो भी कह सकते हो, जो भी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह होती है या जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं देश विदेश में, राइट। तो सीमा का इसलिए डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। डेफिनेशन नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या इंक्लूड करता है ये बताया सीमा ने। तो उन्होंने बोला कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में ये तीन चीजें आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स दीज थ्री थिंग्स। क्या क्या? पहला, गैदरिंग ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट की जानकारी को इकट्ठा करना कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? आएगा, सारी बातें आएंगी, बट अभी मैं ऐसी ओरली फटाफट बता देता हूं। बट ये सारी टर्म्स धीरे 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 करके आपके इस पूरे टॉपिक में आगे आती रहेगी और इसीलिए आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ताकि आप ये सारी टर्म्स को धीरे धीरे समझ जाओ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब वो कोई भी ऐसी चीज जिसकी मुझे कॉस्ट निकालनी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला था ये पेन, मैंने बोला मुझे पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो मेरे लिए पेन कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? कॉस्ट सर्विस। भाई मैंने बोला मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मुझे एक बैच पढ़ाने में, एक बैच ऑफ स्टूडेंट पढ़ाने के लिए मुझे क्या कॉस्ट लगती है, मेरे लिए ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो हर किसी के लिए, हर अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा सर्विस, जॉब जिसके लिए हमें कॉस्ट निकालनी होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए सीमा ने बोला कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स गैदरिंग ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट की जानकारी है उसको इकट्ठा करना और उसको फिर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना। बात को समझना भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं वो हम किसके लिए करते हैं? वो हम लोग यूजर्स के लिए करते हैं। उसको हम लोग बाहर वालों को दिखाते हैं, इन्वेस्टर्स को भी दिखाते हैं। बैलेंस शीट वगैरह इन्वेस्टर्स को दिखाई जाती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग से जो जानकारी निकाली जाती है वो मैनेजमेंट के यूज के लिए होती है। इसलिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाथ पकड़ के साथ चलते हैं हमेशा। बात क्लियर हो गई? तो इसलिए कॉस्ट इंफॉर्मेशन किसको प्रेजेंट की जाती है? भाई इन्वेस्टर्स को ऐसा कोई लेना देना नहीं, उनको बेसिक बता दिया जाएगा, लेकिन जो डिटेल्ड कॉस्ट की जानकारी दी जाती है वो मैनेजमेंट को दी जाती है, राइट। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा हमने बोला कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स establishing budgets, standard cost and actual cost of various operations, processes, activities, products, जिसको हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला था, है ना। तो क्या एस्टैब्लिश करना? बजट एस्टैब्लिश करना। बजट का मतलब आप आई होप तो समझते होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करना, तो इसके ऊपर तो बहुत चर्चा है भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, उसमें क्या टेक्निक लगती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब कि मैंने बोला कि यार ये पेन बनाने को मेरे हिसाब से क्या कॉस्ट लगनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। बजटेड कॉस्ट जो मैंने सोचा क्या कॉस्ट लगेगी, दोनों में डिफरेंस है। बजट और स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है। मैंने एक बोला कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। बट मैंने बजट किया नहीं, लेकिन कितनी कॉस्ट लगेगी ये बजटेड कॉस्ट है, ठीक है। तो बजट एस्टैब्लिश करना, स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करना और एक्चुअल कॉस्ट निकालना ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स, जिनको हमने शॉर्ट में बोल रखा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है? इस्टेब्लिशिंग बजट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। और लास्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भाई प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए, सीधी बात है। और वो कॉस्ट कहां से मिल रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करके कॉस्ट जो निकल रही है उसको यूज करके प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करना और वेरिएंसेस को एनालाइज करना। वेरिएंसेस बोले तो जैसे कि मैंने बोला कि इस पेन को बनाने को कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए और कितनी एक्चुअल में लगी, डिफरेंस क्या आया दोनों में, मेरे हिसाब से क्या लगनी चाहिए थी, क्या आई। भाई मैंने बोला कि मेरे एग्जाम में आने कितने चाहिए थे मार्क्स, 90 मार्क्स आने चाहिए थे मेरे हिसाब से, आए कितने, 80 मार्क्स कम आए। तो वो 10 नंबर कम क्यों आए, ये वेरिएंस है। वो एनालाइज करना क्यों आए, उसको ठीक करना, इंप्रूव करने के लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेने हैं, इस पूरे प्रोसेस को वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। बात समझ आ गई? तो धीरे 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 इस फाउंडेशन में नहीं, अब धीरे धीरे जब सब्जेक्ट में घुसोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे जैसे आप मेच्योर होते रहोगे, जैसे जैसे आप अपने कोर्स में आगे बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे सारी बातें आपको प्रैक्टिकली नजर आने लग जाएगी, ठीक है। तो पहला तो बेसिक हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अब आगे की बात, अब धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें समझनी है। जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बोला
तो इसमें कॉस्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब तक हमें कॉस्ट क्या होती है ये नहीं पता लगेगा तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या ही कर लोगे। तो नेक्स्ट मेरी हेडिंग है कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो इसमें लिखो, और इस पे भी धीरे धीरे करके बड़ी डिटेल चर्चा आएगी कॉस्ट पे, बट अभी लिख लो बेसिक मीनिंग, एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखना एक्चुअल और नोशनल, एक्चुअल और नोशनल, incurred on or attributable to a given product और सर्विस। तो बेसिकली कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर, राइट, एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर एक्चुअल भी हो सकते हैं जो एक्चुअली में जेब से होए, नोशनल भी हो सकते हैं जैसे डेप्रीसिएशन नॉन कैश में, है ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नोशनल खर्चे होते हैं, इस पे भी हम नोशनल कॉस्ट की भी बात करेंगे, है ना, जो इनकर हो रहा है या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूटेबल है, जो रिलेट करता है किसी प्रोडक्ट से या किसी सर्विस से। कोई भी खर्चा जो पेन बनाने के लिए आ रहा है, सारे जो खर्चे इस पेन को बनाने में आते हैं वो इस पेन की कॉस्ट में आ जाएंगे। तो कॉस्ट का मीनिंग सिंपल क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन resources used, depending upon resources used includes material, labor and other expenses, and other expenses, ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी बातें कवर करनी है, भाग भाग के नहीं। हमने बोला एक्सपेंडिचर जो हमने बोले ये सारे, यानी जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है। मैं बोल सकता हूं कुछ एक बहुत बड़ी मेजर कॉस्ट होती है स्पेशली गुड्स वगैरह की इंडस्ट्री में, मटेरियल की। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने की बात करो, मैंने मटेरियल इस पेन को बनाने की बात करी, तो इस पेन को बनाने में सबसे बड़ा खर्चा मटेरियल का आएगा। इसके अलावा लेबर का खर्चा आएगा, जो मजदूर काम करेंगे इस पेन को बनाने में उनकी कॉस्ट आएगी, और इसके अलावा बाकी कुछ और भी खर्चे आएंगे। वो खर्चे डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो यही धीरे 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 करके हमको बातें समझनी है, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे नोशनल हो, जो इंकर किया जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कोई जॉब के लिए, किसी के लिए भी, वो कॉस्ट है, राइट। और कॉस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जैसे मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। सिंपल अगर मैं तीन एलिमेंट्स बोलूं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। यस सर, ये भी बात ओके हो गई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, तो इसमें लिखना, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, टेक्निक्स एंड प्रोसेस of ascertaining cost। Next arrow, it is used only as a qualifying adjective, qualifying adjective। एग्जाम्पल जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा,
ठीक है। तो देखो, कॉस्ट निकालने के लिए जो भी टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना कीवर्ड्स हैं टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस, कॉस्ट निकालने के लिए उसको बोला जाता है कॉस्टिंग, है ना। तो कॉस्टिंग अपने आप में अलग से नहीं यूज किया जाता, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। तो जैसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, समझ आ रही, सर्विस कॉस्टिंग। तो ये कॉस्टिंग जो वर्ड है, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, जो भी टेक्निक और प्रोसेस यूज कर रहे हो टू एसर्टेन कॉस्ट, बेसिकली प्रोसेस है, प्रक्रिया को बोलते हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने की प्रक्रिया। लेकिन वो अपने आप में नहीं यूज होती, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। जैसे मैंने बोला प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है वो टेक्निक जिससे हम किसी प्रोसेस की कॉस्ट निकालते हैं। मैंने बोला जॉब कॉस्टिंग, वो प्रोसेस जिसको यूज करके हम किसी जॉब की कॉस्ट निकालते हैं। एक बैच कॉस्टिंग आता है जिसमें एक बैच की कॉस्ट निकालते हैं। सर्विस कॉस्टिंग आता है जिसमें हम अलग अलग टाइप ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज में किसी पर्टिकुलर सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं। क्लियर हो रहा है। तो इसलिए हमने बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो यूज होता है वो यूज होता है एज अ क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, राइट। ओके, इसी तरह से एक टर्म होती है अगली टर्म, नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो छोटे छोटे ये सब टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। तो अगला है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसमें लिखो एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट इज theory and knowledge with respect to cost accounting। इसमें एकेडमिक डिसिप्लिन, इसको अंडरलाइन करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो एकेडमिक पोर्शन होता है कि उसकी थ्योरी क्या है, जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी थ्योरी पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, नियम पढ़ोगे। तो आप बेसिकली एकेडमिक के लिए भी पढ़ रहे हो, हाँ अभी फिर उसको फ्यूचर में यूज करोगे। ये एकेडमिक नॉलेज जो भी निकाल ली जाएगी, जो आप समझोगे, जो ग्रैब करोगे, इसको फिर आगे जाके फ्यूचर में आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे। तो ये वही बात है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एकेडमिक नॉलेज है, थ्योरी एंड नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी। इट इंक्लूड्स application of costing and cost accounting principles, full stop। Application is with respect to a specific purpose, application is with respect to a specific purpose, like example cost control, cost ascertainment, etc etc। ठीक है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सीखते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना आपको, कि आप नॉलेज ग्रास्प करोगे, नॉलेज लोगे और उसको भी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे। ये वही बात लिखी है कि कैसे जो भी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, जो भी नियम कानून है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, हाउ टू अप्लाई देम। अप्लाई करने का कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, भाई किसी पर्पस के लिए अप्लाई करना है ना। हमने बोला हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है किसी की, तो हम जो भी प्रिंसिपल सीखते हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब कुछ सिखाता, राइट। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिख लो, इट फोकसेस
ऑन कॉस्ट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या नीड है, क्या कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, इस पे फोकस करता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रिंसिपल्स बनते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की। नॉलेज जो भी हम लोग सीखते हैं वो उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं, नीड के हिसाब से। जो भी टेक्निक सीखे जाते हैं इसमें सिखाए जाते हैं वो मैनेजमेंट को नीड्स को ध्यान में रखते हुए सिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है जी, ओके सर, ये बात तो ओके हो गई। तो बस करते चलो मेरे साथ साथ, छोटी छोटी बातें हैं, मतलब वैसे है बड़ा इजी। कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरऑल काफी इजी रहता है एज कंपेयर टू मेनी अदर सब्जेक्ट्स। नोट डाल के लिखना एक, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट as well as a science। तो ये बात हम वैसे अकाउंटिंग के लिए भी पढ़ते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट भी है, वो साइंस भी है। आर्ट क्यों है, कॉस्ट अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। It is not a one time process। जैसे किसी भी आर्ट में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होती है, इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। कोई भी आर्ट ले लो, गाना, नाचना, डांस आर्ट, मतलब कोई भी चीज आप ले लो, कोई भी आर्ट को पकड़ लो आप, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, इसलिए एक आर्ट है। लेकिन ये साइंस भी है, क्यों? बिकॉज इट हैज वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ब्रैकेट में लिख लो प्रिंसिपल्स। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ नियम कानून दायरे के अंदर ही चलते हैं। जैसे कोई भी साइंस जो है पढ़ी जाती है वो किसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ी जाती है। जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ी जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट भी है, क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन ये साइंस भी है क्योंकि उसके अपने नियम कानून, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लेड डाउन है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर ही कॉस्ट अकाउंटिंग चलता है। आई होप पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखना है कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस भी है। चलो जी, डन हो गया, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ो फटाफट मेरे साथ साथ, नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालना, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किस दायरे में चलता है? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चलो जी, इसमें वन लिखना, कॉस्ट एसरटेनमेंट। फर्स्ट है कॉस्ट एसरटेनमेंट, इसमें लिखो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, कॉमा, measurement of production and linking production with expenses। linking production with expenses। ठीक है,
तो अलग अलग दायरे हमें देखने हैं भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग किन किन कामों के लिए यूज किया जाता है। भाई इसका कोई ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड यूज है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक लिमिटेड यूज है। तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका दायरा बन जाता है, एक बाउंड्री सेट हो जाती है पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो पहला हमने बोला कॉस्ट एसरटेनमेंट। कॉस्ट एसरटेनमेंट का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में किसी चीज की कॉस्ट निकालना, है ना। तो हमने बोला कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड लिंकिंग प्रोडक्शन विद एक्सपेंसेस। पहले क्या क्या खर्चे हुए, कितनी प्रोडक्शन हुई, उन खर्चे जो है जो प्रोडक्शन हुई उसको आपस में लिंक करना, इसको बोलते कॉस्ट एसरटेन। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड लिखना कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग इसमें लिखो मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई भाई। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। जैसे अकाउंटिंग में भी हम बुक कीपिंग वाला पार्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स को सिंपल मेंटेन करना, है ना। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, बुक कीपिंग में, कॉस्ट बुक कीपिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो की जाती है। तो इसका मतलब देखो, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की सिस्टम्स की बात करते हैं, तो दो तरह के सिस्टम्स बन के आते हैं, दो तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं। एक हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, ये बिल्कुल एक टेक्निकल पार्ट है जहां से आपका इजीली क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम और दूसरा हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो लिखो, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन in only one set of accounts. Only one set of accounts. जहां पे फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स एक ही सेट में मेंटेन होते, साथ साथ मेंटेन होते। ऐसा नहीं करते ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, इसको इंटीग्रल सिस्टम भी बोल सकते हैं, जहां पे कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट ऑफ सेम सेट ऑफ बुक्स में होते हैं, अलग अलग बुक्स नहीं होती। और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता होगा? इसका बिल्कुल उल्टा, इसका ठीक उल्टा, राइट। तो लिख लो इसमें भी, इस सिस्टम में क्या होता है, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली। यानी कि जहां पे हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स अलग मेंटेन करते, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स अलग होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अलग होते हैं, दोनों अलग अलग अपने अपने सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होते हैं, है ना। तो जहां पे हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करते हैं, जहां अलग अलग सेट ऑफ बुक्स होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यहां पे एक एडिशनल काम करना पड़ता है हमको, दैट इज, लिख लो, इट रिक्वायर्स रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो यहां पे रिकंसिलिएशन हमें बनाना पड़ता है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का। कैसे क्या, वो नहीं आपको इसमें पढ़ना, आपको बस अभी फिलहाल पता होना चाहिए कि दो सिस्टम क्या होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं, और हमको रिकंसिलिएशन कौन से सिस्टम में बनाना पड़ता है। ये सिंपल क्वेश्चन आ सकता है।
कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकंसिलिएशन कौन से सिस्टम में करना पड़ता है, तो ऑप्शन में आ जाएंगे आपके, उसमें आपको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम चूज करना होगा। ठीक है जी, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको बातें समझ आ रही होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मेरे साथ साथ नोट्स लिख रहे होंगे भाई, बहुत जरूरी होते हैं ये नोट्स, अपनी बाद में सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन में बहुत काम आते हैं। और जितना हम चीजों को हाथ से लिखते हैं दिमाग में घुसती भी है वो चीजें, और थोड़ी बेटर रिटेन भी करती है, इसलिए जरूरी होता है ना। यस सर, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालनी है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो फटाफट छोटे छोटे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिखते चलते हैं। पहला लिखना, टू एसरटेन कॉस्ट पर यूनिट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। एक यूनिट बनाने में क्या कॉस्ट आती है, एक पेन बनाने में क्या कॉस्ट आती है, ये निकालना, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, टू प्रोवाइड करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, सही एनालिसिस कॉस्ट की करना, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट लिखो, टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल वेस्टेज। भाई कोई मटेरियल वगैरह कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही उसकी, उसको आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव किसके लिए रिलीवेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए, ध्यान रखना। कॉस्ट अकाउंटिंग मेजरली किसके लिए की जाती है, ये पूरा सब्जेक्ट किसके लिए पूरा आप कर रहे हो, किसके लिए ज्यादा रेलिवेंट है, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो आप फील करना, जैसे जैसे हम पढ़ रहे फील करना कि हाँ सर ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में परफॉर्म करने में बेसिकली मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। अच्छा, अगला लिखो, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर प्राइस फिक्सेशन। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी प्रोडक्ट की, जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था, सेलिंग प्राइस सेट करनी है, इसके लिए अगर मेरे पास कॉस्ट की जानकारी नहीं होगी मैं कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं सेट कर पाऊंगा। बस समझ आ रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है रिलेटिंग टू कॉस्ट, जो हमें प्राइस फिक्सेशन में मदद करती है। अगेन हमें से मतलब यह मैनेजमेंट है, प्राइस कौन फिक्स कर रहा है, मैनेजमेंट फिक्स कर रहा है। ठीक है जी, ओके। अगला बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, अंडरस्टूड होना चाहिए। अगला, टू एसरटेन प्रॉफिटेबिलिटी। भाई जब तक आपको सही कॉस्ट नहीं पता होगी क्या आप कभी ढंग से प्रॉफिट एनालाइज कर पाओगे, एसरटेन कर पाओगे, नहीं। भाई अब प्रॉफिट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा ना कि कोई काम करने की, कोई प्रोडक्ट बनाने की क्या कॉस्ट है, वही नहीं पता तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे। समझ आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी एक ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। इन्वेंट्री कंट्रोल में कोई भी इन्वेंट्री आ सकती है, रॉ मटेरियल आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस आ सकता है, कंज्यूमेबल्स आ सकते हैं, फिनिश गुड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाता, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। अच्छा, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, है ना। तो मैनेजमेंट को अलग अलग डिसीजंस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल उनको डिसाइड करना है कि अगर हम 5 लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं,
इनमें से सबसे बेकार प्रोडक्ट कौन सा है जो हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए? हमारे पास दो कस्टमर के ऑफर्स हैं, हमें किस कस्टमर को के ऑफर को सेलेक्ट करना चाहिए? बहुत सारे डिसीजन आते हैं मैनेजमेंट के सामने, जिनको लेने के लिए अपार्ट फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन उनको कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, अगेन सारी चीजें रेलिवेंट किसके लिए, बार बार बोल रहा हूं, मैनेजमेंट के लिए, राइट? तो अब ये कोई लिमिटेड नहीं है, इतने ही नहीं है, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा और भी ऑब्जेक्टिव्स आपके निकल के आ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालना, सिग्निफिकेंस कॉस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें पहला लिखना, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। तो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, इनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मेजरिंग एफिशिएंसी, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी कैसी है इसको मेजर करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन upon which estimates and tenders are based। ठीक है, तो बेसिकली एस्टिमेट्स बनाने में, टेंडर्स बनाने में मदद करता है। सुना होगा आपने वर्ड टेंडर, है ना? जब हम किसी को ऑफर करते, किसी ने किसी काम के लिए बोला कि भाई कोई काम करना है, तो हम टेंडर निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है जिसको यूज करके हम एस्टिमेट्स बना सकते हैं, टेंडर्स बना सकते हैं, बजट्स बना सकते हैं। बजट भी बहुत यूजफुल टूल होता है, हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम बजट्स। हमने बोला हमें कोई ट्रिप प्लान करनी है, उसके लिए हमें बजट चाहिए। बजट बनाने के लिए हमें कॉस्ट की जानकारी चाहिए। कॉस्ट की जानकारी कहां से मिल रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग से। समझ आ रहा है? तो इसलिए हमने ये सिग्निफिकेंस के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज। अपनी प्रोडक्शन की पॉलिसीज बनाने में कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल है। ये नहीं कह रहे हम कि भाई अगर प्रोडक्शन पॉलिसीज बनानी तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग उसके लिए रेलिवेंट है, सिग्निफिकेंट है। नहीं भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इन सारी चीजों में मदद कर रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? हमने एस्टिमेट्स बनाने की बात करी, हमने बजट्स बनाने की बात करी, तो भाई खाली कॉस्ट अकाउंटिंग उसके लिए जरूरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग और भी चीजें जरूरी है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के इन फंक्शंस। ये बात आपको समझनी है। तो ये नहीं सोचना कि सर प्रोडक्शन पॉलिसीज के लिए क्या कॉस्ट अकाउंटिंग ही इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, अदर फंक्शंस, अदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, और नेक्स्ट, हेल्प्स इन पीरियोडिक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट।
तो ये तो भाई ठीक है कि पीरियोडिकली टाइम टू टाइम हमें कॉस्ट की डिटर्मिनेशन करने में, कॉस्ट निकालने में मदद करता है कि भाई हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। और अगला लिखना कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंपैरिजन, अब कंपैरिजन हो सकता है फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑल्सो, एंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। कॉस्ट कंपेयर करना, अलग अलग पीरियड की कंपैरिजन भी हो सकती है और अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कंपैरिजन हो सकती है कि भाई अगर हम अपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करें तो हमारी टोटल क्या कॉस्ट आती है, अगर हम मानो 80% कैपेसिटी ही यूटिलाइज करें तो क्या कॉस्ट आती है। ठीक है जी। अच्छा, अगला लिखना हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रीजंस ऑब्लिक causes for decrease in profits or increase in losses। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट की जानकारी देता है। कॉस्ट अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। तो अगर मेरे प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, या लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा, मुझे पता लगाने में मदद करेगा कि भाई मेरी कौन सी कॉस्ट बढ़े जा रही है। हो सकता है मेरी मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ रही हो, तो मार्केटिंग कॉस्ट की वजह से हो सकता है मेरे प्रॉफिट्स कम हो रहे हो या लॉसेस बढ़ रहे हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये सारी इंफॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से हम अपने प्रॉफिट्स में क्या डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, सारी चीजों की एनालिसिस करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिख लेना एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लो, हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड इनकम टैक्स। फर्दर helps government in formulating economic policies for industries, export, import, taxations, etc। तो कॉस्ट कुछ टैक्सेस की कैलकुलेशन करने में भी मदद करता है, एक्साइज ड्यूटी जैसे हो गई, इनकम टैक्स हो गए, इस तरह की टैक्सेस को असेस करने में कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। और फर्दर जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो गवर्नमेंट को जब टैक्सेस वगैरह की जानकारी सही जाती है तो और सही ढंग से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं, अलग इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, है ना, टैक्सेशन से रिलेटेड। ये इनके जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट बना सकती है अगर उनको प्रॉपर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले तो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। इसमें पहला लिखना जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, इसमें लिखो यूजफुल फॉर businesses which works on the basis of
job work, job work, that is produce according to the requirement and specifications of customers. ब्रैकेट में लिख लो, ईच जॉब इज डिफरेंट। तो जॉब का मतलब क्या होता है, जहां पे कस्टमर आपको कुछ काम देता है, बताता है क्या करना है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, और आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, उसको हम बोलते हैं जॉब। ठीक है, जैसे मैं गया, मैंने बोला मेरे को सूट सिलवाना है, कौन सा सूट सिलवाना है, कैसे टाइप का सिलवाना है, किस डिजाइन का सिलवाना है, किस कपड़े का सिलवाना है, ये जॉब है। और इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है, इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए यूज होता है जॉब कॉस्टिंग, राइट। तो इट इज यूजफुल फॉर बिजनेसेस विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब क्या हो गया कि आप बनाओ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो आप बनाते हो, काम करते हो, उसको जॉब बोलते हैं, है ना। हर जॉब अपने आप में अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। दो जॉब जरूरी नहीं, या ऐसा कभी नहीं होगा रादर कि दो जॉब बिल्कुल आइडेंटिकल हो। बस सुना गया ना, तो इसको बोलते हैं जॉब। और इस तरह की इंडस्ट्रीज में यूज होता है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, अगला पॉइंट लिखना, इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ जॉब कॉस्ट शीट। तो यहां पे जॉब कॉस्ट शीट बनाना होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आ रहा है दिमाग में, अगर आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग पे देते हैं, आपने अपनी गाड़ी, टू व्हीलर, कोई भी ऐसी चीज सर्विसिंग में दी, आपकी आपका जो गाड़ी का सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो बिल्कुल अलग होगी एज कंपेयर टू अदर कस्टमर्स। तो आपने अगर कभी अपनी गाड़ी या कोई टू व्हीलर, कोई व्हीकल अपना कभी सर्विसिंग में दिया होगा, तो आपको, आपने देखा होगा, वो आपको एक जॉब शीट देते हैं जिसमें वो सारी कॉस्ट वगैरह बताते हैं, राइट। तो बस वही है। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल लिख लो कि किस किस तरह के बिजनेसेस में यूज हो सकता है। एग्जाम्पल्स थोड़े से याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि वो एमसीक्यू में आ जाता है कि भाई इस बिजनेस में कौन सा कॉस्टिंग का मेथड यूज होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे प्रिंटिंग हो गया, या इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन, सब में देखना एक ही होगा कि हर कस्टमर का काम अलग अलग होगा, रिक्वायरमेंट अलग होगी, है ना। प्रिंटिंग हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह होती हैं, है ना। फाउंड्रीज, तो आपका आज एक होमवर्क है, देखो भाई थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, मैं आपको वैसे तो होमवर्क नहीं दे पाऊंगा, आपको फाउंड्रीज क्या होती हैं ये गूगल मारना है, और कमेंट में मुझे बताना है, कमेंट में लिख के बताना है कि आपने क्या समझा कि फाउंड्रीज क्या होती है, फाउंड्रीज का मतलब क्या होता है। कुछ नॉलेज आप अपने आप भी गेन करो तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। सब मैं बता दूंगा तो कैसे चलेगा। तो फाउंड्रीज क्या होती है, आज का आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क में आपको फाउंड्रीज के बारे में थोड़ा सा बस बेसिक रिसर्च करना है कि होती क्या है, ठीक है। और करके मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, है ना। और सबसे अच्छे ढंग से जो बताएगा उसका कमेंट में पिन भी कर दूंगा। चलो, नेक्स्ट आते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, इसमें लिखो यूजफुल व्हेन प्रोडक्शन इज डन इन बैचेस। बैचेस का मतलब होता है बच्चों लॉट्स। लॉट्स मतलब एक बार में एक पेन नहीं बना, जैसे पेन है, अब मैं एक बार में एक पेन नहीं बनाऊंगा, मैं एक लॉट ऑफ पेन बनाऊंगा, एक बैच बनाऊंगा पूरा। मैं एक बार में एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक पूरे बैच ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं बैच, है ना।
तो बैच कॉस्टिंग हमें ऐसे केसेस में बैच की पूरी बनाने की कॉस्ट निकालने में मदद करता है। कि अगर मैंने मानो कि एक पूरे बैच ऑफ पेन बनाया जिसमें 100 पेन थे, तो पूरा वो 100 पेन का जो बैच है उसको बनाने की क्या कॉस्ट आएगी, ये निकालने में मदद करता है बैच कॉस्टिंग। ठीक है, तो यही बात लिख लो, कॉस्ट इज एसरटेन्ड। एक यूनिट का नहीं निकालते, चाहो तो निकाल लोगे ऑन एन एवरेज, बट आपको एक यूनिट का नहीं निकालना होता, आपको पूरे एक बैच का निकालना होता है। फॉर ईच बैच, फॉर ईच बैच। इसमें भी आप एग्जांपल्स लिख लो कि किस तरह के बिजनेसेस में ये यूज हो सकता है। जैसे कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स लाइक टीवीज, एसीज, वॉशिंग मशीन्स, टॉयज, रेडीमेड गारमेंट्स, एटसेट्रा। थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना भाई, ये एग्जाम्पल जो जहां पे भी मैं आपको लिखवा रहा हूं, थोड़ा याद रखने की कोशिश करना क्या एग्जाम्पल लिखा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो पूछ लेगा आपको एमसीक्यू में, तो फिर आप फंस जाओगे अगर आपको याद नहीं होगा तो। राइट, चलो थर्ड लिख लो, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें लिखो इट इज यूज्ड वेयर प्रोडक्शन is done in multiple and continuous processes, multiple and continuous processes। ठीक है, तो ये वहां पे यूज होता है जहां पे हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो एक मल्टीपल प्रोसेसेस और कंटिन्यूस प्रोसेसेस में होती है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, और कंटिन्यूस मतलब एक के बाद एक। राइट, कि प्रोसेस 1 हुआ, उसके बाद प्रोसेस 2, उसके बाद प्रोसेस 3। तो अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल फॉर्म में डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो होता क्या है, मानो एक इनपुट मैंने लगाया, मैंने कुछ इनपुट घुसाया, मटेरियल वगैरह लगाया प्रोसेस 1 में। ठीक है, अब प्रोसेस 1 का जो आउटपुट आता है वो इनपुट बन जाता है फॉर प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 से जो हमारा आइटम जो भी बन के निकल के आता है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है, मानो प्रोसेस 2 में, है ना। और फिर मानो प्रोसेस 2 से जो आउटपुट निकल के आता है वो मेरा फिनिश गुड होता है। तो इस तरह के अगर सीक्वेंस में मेरा प्रोडक्शन होता है तो ऐसे केसेस में यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे डिटेल में तो उसके ऊपर प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर पूरा एक अपना चैप्टर होगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम, बेसिकली निकाल देंगे इस प्रोसेस में क्या क्या कॉस्ट आई और इसका जो आउटपुट निकला उसकी क्या कॉस्ट है, प्रोसेस 2 की क्या कॉस्ट आई, और उसकी वजह से फाइनली जो मेरा फिनिश गुड निकल के आएगा फाइनल प्रोसेस से उसकी क्या कॉस्ट है। इसमें यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस लिख लो, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज डिटरमाइंड, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज डिटरमाइंड। इसमें भी एग्जांपल्स लिख लो। इसमें एग्जांपल्स में आ गया शुगर, जैसे एडिबल ऑयल, जैसे कि केमिकल्स, या फिर फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। स्टील या सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में इस तरह से प्रोसेसेस पूरे चलते हैं। राइट, सोप इंडस्ट्री एटसेट्रा। मतलब आई थिंक इतने एग्जांपल्स बहुत होने चाहिए, आपका काम भी चल जाएगा।
तो आपको ये बस याद रखना है, ठीक है। ये भी ओके हो गया। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड लिखना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोला जाता है। तो इसमें लिखो यूज्ड इन सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सर्विस इंडस्ट्रीज में यूज होता है सर्विस कॉस्टिंग, जहां प्रोडक्ट नहीं बन रहा, जहां सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही, जैसे टीचिंग, टीचिंग भी एक सर्विस है, ठीक है। तो टीचिंग अगर कर रहे हैं हम बिजनेस में, तो ये हम यूज करेंगे सर्विस कॉस्टिंग, राइट। तो इसमें हम निकालते हैं कॉस्ट पर सर्विस यूनिट। इसके ऊपर भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग चैप्टर पढ़ोगे। तो कॉस्ट पर सर्विस यूनिट इज डिटरमाइंड, ठीक है। कॉस्ट पर सर्विस यूनिट इज डिटरमाइंड। इसमें तो आप आई थिंक एग्जांपल बना सकते हो कि कैसी कैसी बिजनेसेस में यूज हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, हॉस्पिटल्स, आईटी इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, और एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह, या फिर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, एजुकेशन में यूज हो सकता है ना। पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, मतलब जहां पे भी आपको दिख जाए कि सर्विस इंडस्ट्री की बात हो रही है, वहां पे आप यूज क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोला जाता है इसको, सर्विस कॉस्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने थर्ड लिख दिया था, ये फोर्थ था, नंबरिंग गलत हो गई थी, दिस वाज फोर्थ। चलो फिफ्थ लिखना, फिफ्थ, फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो इसमें लिखो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, mainly in case of construction contracts. It is similar to job costing. Full stop. Difference is that job costing is for shorter period, जॉब कॉस्टिंग छोटे पीरियड के लिए होता है, एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इज फॉर लॉन्गर पीरियड्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इज फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज किया जाता है, जहां पे जो काम है एक से ज्यादा साल लगता है काम होने में, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में एक से ज्यादा साल लगता है, जैसे कि सबसे मेन हो गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ही इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने में, स्पेशली अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, आप देखते हो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चलते हैं आपके शहरों में, आजकल बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इनमें टाइम लगता है, इनमें टाइम लगता है। इसलिए हमने बोला
कि वैसे सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग होता है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग के केस में हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं, जॉब्स जिनको पूरा करने में कम टाइम लगता है। जितने भी एग्जाम्पल हमने जॉब कॉस्टिंग के अंदर लिखे थे, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन की बात हमने करी थी, राइट, तो ये कम समय के अंदर जॉब पूरा हो जाता है, 1 साल के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करेंगे तो यहां पे हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने बात करी, जिसको पूरा करने में टाइम लगता है। तो यहां पे जो चैलेंज आता है, यहां पे आता है कि भाई मानो कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में 5 साल लगता है, तो आपको 5 साल की कॉस्ट को कैसे डील करना है, कैसे आपको कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं आपको, है ना। इस पे तो इनफैक्ट एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है ना, अलग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है जी। अब अगेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर अलग चैप्टर होता है। ठीक है जी। अच्छा, 6 लिखना, 6 इसमें लिखना आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग, आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग, it is used where production consists of single unit of product which is done on a continuous basis, which is done on a continuous basis. Next arrow, simple cost sheet is prepared to work out the cost per unit. ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट को अंडरलाइन कर लो, टू वर्क आउट द कॉस्ट पर यूनिट, है ना। एग्जाम्पल जैसे ब्रूरीज, कोल, ब्रिक्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज, सीमेंट में भी यूज हो सकता है ये, डेयरीज में यूज हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये काम आप सीखोगे इस चैप्टर में, मतलब इस आपके फाउंडेशन लेवल पे, राइट। तो आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग मतलब जहां पे हम एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं एट अ टाइम, और हम लोग सिंपल एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं कि एक यूनिट बनाने में क्या कॉस्ट है। इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक सिंपल सी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाना सिखाया जाएगा आपको फाउंडेशन लेवल में, और यही आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है सिलेबस में आपके। तो वहां पे आप सीखोगे कि कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, चलो बस अब लास्ट एक स्टार डाल के पॉइंट लिखो आज के लिए। इसमें लिखना इन सम इंडस्ट्रीज मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स मे बी यूज्ड। तो भाई कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड यूज करना है, मतलब एक नहीं, अलग अलग आपको मोर देन वन टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड आपको यूज करना पड़ सकता है। इसके भी एग्जांपल लिख लो, अगेन ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, वीडियो ऑब्लिक ऑडियो मेकिंग, एटसेट्रा। ठीक है, तो बस एग्जांपल्स थोड़े से याद रखने, मैं बार बार बोल रहा हूं अपने एग्जाम के लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स थोड़े से याद रखने की कोशिश करना।
तो कुछ ये इंडस्ट्रीज की एग्जांपल है जहां पे मोर देन वन टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, चलो जी, तो आज के लिए बस फुल स्टॉप लगाना है, हमको इतना ही करना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है बच्चों, अगर सारी बातें हमने जो पढ़ी ये समझ आ गई, रिवाइज जरूर करते चलना। आई होप आपने मेरे साथ साथ बातें लिखी होंगी अपने रजिस्टर्स में, अपने नोटबुक्स में, अपने हाथों से सारी बातें लिखी होंगी। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा है ये लेक्चर तो इसको लाइक कर देना बच्चों, शेयर कर देना और अपने कमेंट्स भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे आता है टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखी गई होगी, CA_Shalin, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे ही फ्यूचर वीडियो अपलोड होती है, शेड्यूल होती है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।